Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Naina Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी टेक चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए सबसे पहले हम एमसीक्यूज को स्टडी करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन। सेलुलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज जो है ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटती है और क्या बना देती है, कार्बन डाइऑक्साइड और स्टूडेंट्स क्या बना देती है, वाटर बना देती है। साथ से एनर्जी निकलती है और ये जो प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस भी इसका आंसर नहीं है, राइबोसोम्स भी नहीं है, गोल्गी एपरेटस भी नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम एमसीक्यू नंबर 2 को देखते हैं। स्टूडेंट्स वो कहते हैं द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्राइमरली इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसकी सिंथेसिस करवाती है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड्स की सिंथेसिस करवाती है। हमने जब उसके 4 फंक्शंस पढ़े थे ना, वहां पे मैंने आपको बताया था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है डिटॉक्सिफिकेशन, लिपिड सिंथेसिस है, उसके बाद उसका काम था ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये उसके 4 फंक्शंस आपने फिंगर टिप पे याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए एमसीक्यू नंबर 3, व्हिच स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज रिस्पांसिबल फॉर राइबोसोम असेंबली। कौन सा न्यूक्लियस का हिस्सा जो है वो राइबोसोम्स को असेंबल करता है। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के सेंटर के अंदर ये फर्ज करें सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस होता है जो कि राइबोसोम्स को असेंबल करता है। इसे हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का सबसे इब्तदाई फंक्शन क्या है बच्चों, हमें पता है कि राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। तो ये क्या स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड स्टूडेंट्स अगला एमसीक्यू क्या है, वो कहते हैं व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स का जो अहम फंक्शन है वो क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन, बिल्कुल भी गलत, ये गलत है। ठीक है, सेल डिवीजन को वो रेगुलेट नहीं करता, पीएच को, सेल की पीएच को कंट्रोल नहीं करता, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करवाता, बल्कि स्टूडेंट्स वो कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर सुराख होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान जो चीजें मूव करती है ना, इनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इनके ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करते हैं, आपको इसका पता होना चाहिए। एमसीक्यू नंबर 6 देखें स्टूडेंट्स, व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पांसिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल्स। सेल की कौन सी ऑर्गेनेली जो है स्टूडेंट्स वो वेस्ट मटेरियल्स को तोड़ने की जिम्मेदार है। स्टूडेंट्स हमें पता है कि वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल्स को तोड़ती है, दैट इज लाइसोसोम। क्लियर। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है, वो कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर्स इज फाउंड इन एनिमल सेल्स एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। इनमें कौन सा सेल का स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि एनिमल सेल्स के अंदर पाया जाता है और सेल की तकसीम में मदद देता है। ऑप्शन सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल के अंदर तो होती है, लेकिन इसका सेल की यानी कि डिवीजन में कोई रोल नहीं है। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा का सेल की डिवीजन में कोई रोल नहीं है और ये एनिमल सेल्स के अंदर नहीं पाया जाता। सेंट्रियोल स्टूडेंट्स एब्सोल्युटली इसका सेंट्रियोल करेक्ट आंसर है, जो कि एनिमल सेल्स के अंदर होती है और सेल डिवीजन में इसका रोल है, ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी बताया था। नेक्स्ट सेकंड स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 8, वो कहता है व्हिच सब सेलुलर ऑर्गेनेली प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन विद इन द सेल। कौन सी सेल की ऑर्गेनेली है, सब सेलुलर ऑर्गेनेली है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर एक अहम किरदार अदा करती है, जो कि सेल के अंदर ठीक है प्रोड्यूस होती है। वो कौन सी सब ऑर्गेनेली है, हमने इसके बारे में बताना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने बताना है कि वो कौन सी ऑर्गेनेली इसके अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। तो मुझे बताएं शाबाश किस ऑर्गेनेली के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन होती है। मैंने भी आपको बताया था सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया। इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसका आंसर नहीं है, गोल्गी एपरेटस भी नहीं है और लाइसोसोम भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 9, इन अ मल्टीसेलुलर प्लांट which cell type is responsible for the production of glucose। एक मल्टी सेलुलर प्लांट में कौन सी सेल की किस्म जो है वो ग्लूकोज तैयार करती है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि ग्लूकोज की जो तैयारी है वो किस प्रोसेस में होती है, वो स्टूडेंट्स होती है फोटोसिंथेसिस। और कौन सी सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है स्टूडेंट्स, जिन सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम नाम देते हैं मेसोफिल सेल्स का नाम देते हैं। ठीक है, जाइलम का काम पानी को ट्रांसपोर्ट करवाना, ये भी नहीं है। एपिडर्मल सेल्स का काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये भी नहीं है। फ्लोएम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये खुराक को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये भी नहीं है। ठीक है, तो मेसोफिल सेल्स इसका ठीक आंसर है। विच ऑर्गेनेली, ठीक है, वो कहता है विच ऑर्गेनेली कैन डबल इट्स नंबर बाय इटसेल्फ। स्टूडेंट्स कौन सी ऑर्गेनेली अपनी तादाद को खुद ब खुद बढ़ा सकती है। मैंने आपको बताया था लेक्चर्स के दौरान, 2 ऑर्गेनेलीज हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया एक क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दोनों के पास अपना डीएनए अपने राइबोसोम्स होते हैं, दोनों ही सेल्फ रेप्लिकेट कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में से कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया गिवन है, तो स्टूडेंट्स इसका यही आंसर। अगर क्लोरोप्लास्ट होता तो फिर एक ऑप्शन होता बोथ ऑफ दीज, तो फिर उसका वो करेक्ट आंसर होता। क्लियर। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के अंदर हमने जो है एमसीक्यूज को डिटेल से स्टडी कर लिया, होपफुली आपको एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स इसके बाद ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स मैं इनकी एक ही वीडियो बनाऊंगा बायोटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और दूसरे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक है, आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, दूसरे जो बायोलॉजी की जो दूसरी बुक है ना उसके अंदर 14 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी बुक के अंदर पहले 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपके
और उस बुक के पहले 9 शॉर्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। तो आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, पहले 9 शॉर्ट क्वेश्चन मैं जैसे बताऊंगा आप लोगों ने उसको ऐसे याद कर लेना है। जो चीज मैं आपसे कहूंगा लिख लें उसको लिख लें, ठीक है। जहां से मैं आपको कराऊंगा आप लोगों ने इसको एज इट इज याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, ठीक है, वो आपने नहीं करने क्योंकि वो आप लोगों का करिकुलम का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है क्वेश्चन नंबर 10, जो उनका क्वेश्चन नंबर 14 होगा। उसमें मैं इसको लेबलिंग के बारे में बताऊंगा, आप लोगों ने इसको देख कर उसको लेबल कर लेना है। बट इसके बाद जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन सिंपल से हैं, इसमें कोई ज्यादा, ठीक है, तंग होने वाली बात नहीं है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, न्यूक्लियस, आपने हर एक ऑर्गेनेल के ऊपर अलग अलग तफसील से नोट लिखना होगा, ठीक है, वो भी कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में ना ठीक है इंक्वेस्टिव क्वेश्चंस होंगे कुछ, ठीक है, उनको भी आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, होपफुली आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा बता रहा हूँ, बायोलॉजी टेक और बायोलॉजी दोनों के स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो आप लोगों ने उनमें से अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्लियर। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।